हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एग्जाम डिकोडर में। आज मैं जो है भारतीय इतिहास का कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंतर्गत मैंने सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। इतिहास के अंतर्गत जितने हमने कहा चैप्टर होते हैं, सभी चैप्टर को मैंने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर वीडियो होगा भारतीय इतिहास का। और जो हमने कहा आप इसको अच्छे से जो है एक बार कर लेते हैं और हमने कहा उसी को बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपका जो भारतीय इतिहास हमने कहा एक बेहतरीन तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के घर किसके बने हुए होते थे? तो जो हमने कहा हड़प्पा काल में या हड़प्पा सभ्यता के जो घर बने हुए होते थे, किसके बने हुए होते थे, ये पूछा गया हमसे। तो हड़प्पा सभ्यता के घर ईंटों से निर्मित होते थे। किससे? ईंटों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे ज्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे, ये पूछा गया है। कपास का, मुद्राओं का, जौ का, कांसे के औजारों का। तो ये हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा हमारा कपास। हड़प्पा वासी हमने कहा कपास का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? हमने कहा जो ईंटों पे अलंकरण किया गया है, अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त की गई हैं, ये पूछा गया है। तो इन ईंटों को प्राप्त किया गया है कालीबंगा से। कहाँ से? अलंकृत ईंटें हमारी प्राप्त होती है कालीबंगा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हमने कहा जो हड़प्पा काल का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगडोर। तो देखिए ये जो सारे स्थल हमने कहा आपका लोथल या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगडोर। तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, सूतकांगडोर ये भी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। जो हमारे भारत में स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल वो है आपका लोथल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए हमने कहा मास्टर वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि हमने कहा आपका ज्यादा समय ना जाए और हमने कहा पूरी तैयारी भी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हमने कहा किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, ये पूछा गया हमसे। तो ये हमने कहा आपकी गाय के साक्ष्य जो हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। बाकी सभी हमने कहा जानवरों के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, घोड़ा, शेर या हाथी के। लेकिन गाय का हमने कहा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। तो हमने कहा जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन वो कौन सा दर्शन है? तो कपिल मुनि द्वारा हमने कहा जो प्रतिपादित दर्शन वो हमारा क्या है? सांख्य दर्शन है। ओके, आप देखेंगे पूर्व मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा हमने कहा ये जैमिनी का है। किसका है? पूर्व मीमांसा दर्शन हमने कहा ये जैमिनी का है। जैमिनी ने हमने कहा पूर्व मीमांसा दर्शन दिया हुआ है। बाकी न्याय दर्शन आप देखेंगे तो न्याय दर्शन जो है गौतम का है, गौतम का है। और जो उत्तर मीमांसा दर्शन है ये आपका बादरायण का है। आप जानते हैं हमारे बादरायण। ठीक है, हमारे यहाँ 60 दर्शन जाना जाता है 6 दर्शनों के बारे में। उन्हीं 6 दर्शनों में हमने कहा 4 ये हैं, बाकी एक आपका हमने कहा इस प्रकार से 4 दर्शन ये हैं, बाकी हमने कहा आपका चारवाक दर्शन होता है और एक और होता है, सब मिला के हमने कहा हमारे यहाँ 60 दर्शन माना गया है। ओके, तो याद रखिएगा कपिल मुनि द्वारा कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया गया है? सांख्य दर्शन। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा दिया गया है दर्शन, न्याय गौतम के द्वारा दिया गया है दर्शन, और उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा दिया गया है दर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सुलु सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो हमने कहा जो सुलु सूत्र है ये किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष से, ज्योमिति से, गणित से या खगोल से? तो जो आपका सुलु सूत्र है ये किस विषय से संबंध रखता है? तो ये रखता है आपका ज्योमेट्री से, इसको हम ज्योमिति कहते हैं, सुलु सूत्र। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो हमने कहा जो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। कृषि पशुपालन ज्यादा करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग, जिसमें हमने कहा कृषि भी करते थे पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? वो आपका कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हमने कहा किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या रामचरितमानस में? तो जो गायत्री मंत्र हमने कहा गाया जाता है ये किस ग्रंथ से लिया गया है गायत्री मंत्र? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहां से लिया गया है गायत्री मंत्र?
ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी थी। तो हमने कहा सर प्रथम जो मगध की हमने कहा कई राजधानियां हुई थी, लेकिन मगध की हमने कहा जो सबसे पहले राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी राजगीर। कौन सी बनाई गई थी? राजगीर। तो प्रथम राजधानी जब भी पूछा जाए मगध की प्रथम राजधानी किसको बनाया गया था, तो राजगीर को बनाया गया था। बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है। तो हमने कहा सर्वप्रथम कौन सी राजधानी थी मगध की, वो थी राजगीर आपकी। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का हमने कहा जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तक्षशिला, अवंतिका, कान्यकुब्ज या सुरसेनी। तो उज्जैन को पहले कहा जाता था अवंतिका, तो इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा उज्जैन का? अवंतिका। उज्जैन जो हमने कहा मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन, जहां महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में, वही उसी उज्जैन को हमने कहा पहले क्या कहा जाता था? पहले उसी को अवंतिका कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? तो हमने कहा किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है, तो वो कौन सी भाषा है? वो भाषा आपकी पाली है। कौन सी भाषा? पाली भाषा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सर्वाधिक प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी? हमने कहा वो है आपकी पाली भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जैन धर्म का हमने कहा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह किस पर बल देता है? जैन धर्म निष्ठा पर, कर्म पर, हिंसा पर या सत्य पर? तो जैन धर्म हमने कहा सत्य का पालन करता है। बाकी उसके साथ साथ हमने कहा जो मुख्य बिंदु है वो कौन सा है जैन धर्म का? अहिंसा है। ठीक है, तो जैन धर्म का हमने कहा मुख्य बिंदु क्या है या मुख्य सार क्या है इस धर्म का? वो है अहिंसा। जैन धर्मी जो लोग होते हैं ये हमने कहा अहिंसावादी होते हैं, ये हिंसा पर जरा भी विश्वास नहीं रखते। ओके, तो मुख्य महत्वपूर्ण इसका जो सेंटर पॉइंट है जैन धर्म का वो आपका अहिंसा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। तो जो श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे पूछा गया है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। जब भी पूछा जाए श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक तो स्थूलभद्र बताएंगे। अगर पूछा जाए दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक तो आप बताएंगे भद्रबाहु बताएंगे। क्या बताएंगे? भद्रबाहु। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, जन्म स्थान, ज्ञान, प्रथम वचन, निधन। तो हमने कहा सुमेलित करना है। तो ये देखिए दिया गया है हमने कहा गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका लुम्बिनी में। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में गौतम बुद्ध को। और प्रथम वचन इन्होंने कहाँ दिया था? ये दिया था आपके सारनाथ में। और जो इनका निधन हुआ था गौतम बुद्ध का वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। तो ये हमने कहा गौतम बुद्ध से जुड़ी घटनाएं हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से इसका सुमेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद की थी? तो हमने कहा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके शासन विस्तार में उनकी मदद किसने की थी ये पूछा गया है। तो जो इनके सहायक थे चंद्रगुप्त मौर्य के वो कौन थे? विष्णुगुप्त थे, जिसको हम कौटिल्य चाणक्य भी कहते हैं। विष्णुगुप्त को क्या कहते हैं? चाणक्य या हमने कहा कौटिल्य कहते हैं। और चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में इन्होंने ही मदद की थी। घनानंद को इन्होंने ही जो सत्ता से जो है एक अपनी नीति के द्वारा नीचे उतार फेंका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो कौन प्राचीनतम राजवंश है ये पूछा गया हमसे। गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, पल्लव वंश। तो हमने कहा निम्न में जो प्राचीनतम वंश है, सबसे पुराना वंश है वो है आपका मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम वंश है। तो पूछा जाता है प्राचीनतम वंश कौन सा है, तो हमारा है मौर्य वंश। ओके, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को हमने कहा किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई ये पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले जो हमने कहा सर्वप्रथम शासक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसको हमने कहा बनाने वाले जो शासक थे वो थे अशोक। अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो हमने कहा मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुप्तचर, गूढ़ पुरुष, खोजी या समाहर्ता। तो मौर्य काल में हमने कहा गुप्तचर को क्या कहते थे? गुप्तचर को कहते थे गूढ़ पुरुष।
मौर्य काल में जो हमने कहा गुप्तचर का काम करता था, ठीक है, स्पाई के रूप में जो काम करते थे उनको क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष कहते थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जो हमने कहा शक संवत का प्रारंभ किया गया था, ठीक है, इसका प्रारंभ कब किया गया? क्या हमने कहा किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। शक संवत किसके द्वारा लाया गया था? कनिष्क के द्वारा लाया गया था 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। शक संवत हमने कहा 78 ईसा पूर्व में किसके द्वारा लाया गया? कनिष्क के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न हमारा, शुंग वंश के बाद भारत पर किस राजवंश ने शासन किया? तो जो शुंग वंश के बाद भारत पर शासन किया गया है, किसके द्वारा किया गया ये पूछा गया है। तो शुंग वंश के बाद कौन सा हमने कहा जो है वो राजवंश आता है, ये पूछा गया है। तो शुंग वंश के बाद आपका आता है कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कौन सा आता है? हमने कहा कण्व वंश आता है। तो कण्व शासक या हमने कहा कण्व वंश आता है शुंग वंश के बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमने कहा जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है वो राजपूत काल, मौर्य काल, चोल काल या गुप्त काल। तो हमने कहा भारतीय कला एवं संस्कृति का जो गोल्डन एज कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है, वो कौन सा है? वो है आपका गुप्त काल। कौन सा है? गुप्त काल है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो हमने कहा जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? दिनार, करशापन या हमने कहा कानिकी या निष्क कहते हैं। तो गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा है उसको कहते हैं दिनार। क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे, ठीक है। जो हमने कहा गोल्डन कॉइन्स होता था उसको क्या कहते थे? गुप्त काल के लोग दिनार कहते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का महाराजा कौन था जिसने हूणों के आक्रमण को रोका? तो जो गुप्त वंश का महाराजा था जिसने हूणों के आक्रमण को रोका था वो था हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ही जो हमने कहा हूणों के आक्रमण को, हूण जो थे विदेशी थे, ठीक है, और इन्होंने जो है भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण किया था। तो इनके आक्रमण को किसने रोका? स्कंदगुप्त ने रोका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई। तो जो बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी ये किसके काल में आरंभ हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या हर्षवर्धन काल में? तो बाल विवाह प्रथा जो हमने कहा शुरू हुई थी ये आपके मौर्य काल में शुरू हुई थी। बाल विवाह प्रथा बहुत कुछ आता है, बाल विवाह प्रथा कब से शुरू हुई, किसके काल में, प्राचीन भारत में किसके काल में शुरू हुई? तो मौर्य काल में शुरू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जो आपका कुंभ मेला होता है, जो हमने कहा 4 जगहों लगता है कुंभ मेला, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक और हमने कहा उज्जैन में। तो ये इस कुंभ मेला को शुरू किसने किया था? तो इस कुंभ मेला को प्रारंभ करने वाला शासक है आपका हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन ने इस मेले को, कुंभ मेले को शुरू किया था, ओके, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन हमारा, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो हमने कहा हर्षवर्धन जो अपनी धार्मिक सभा आयोजित किया करता था, ये कहाँ आयोजित किया करता था? ये आपके प्रयाग में, प्रयागराज में हमने कहा ये अपनी धार्मिक सभा आयोजित करता था हर्षवर्धन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो जो थानेश्वर हमने कहा हर्षवर्धन काल में जो राजधानी हुआ करती थी हर्षवर्धन की, थानेश्वर, ये वर्तमान में अगर देखें तो कहाँ पे ये थानेश्वर? तो ये वर्तमान में आपके हरियाणा में पड़ता है थानेश्वर। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है थानेश्वर। ओके, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं। तो हमने कहा जो हितोपदेश के लेखक हैं वो कौन है? नारायण पंडित, बाणभट्ट, भवभूति, विष्णु शर्मा। तो जो हमने कहा आपके हितोपदेश के लेखक, एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि हितोपदेश का लेखक कौन है, तो इसके लेखक है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित, ठीक है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंतर्गत हमने कहा जो इतिहास में सारे चैप्टर होते हैं सभी टॉपिक को, चाहे हमने कहा प्राचीन भारत का हो, चाहे आधुनिक भारत का हो, या हमने कहा आपका जो है मध्यकालीन भारत का हो, सारे हमने कहा क्वेश्चन इसके अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हमने कहा भारत के लिए जो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया था किसने किया था, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा इंडिया शब्द का प्रयोग। बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग
किसके द्वारा किया गया, किस दार्शनिक के द्वारा किया गया, तो हेरोडोटस के द्वारा या इतिहासकार के द्वारा हेरोडोटस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कहां पर स्थित है। तो जो हमने कहा प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर है ये कहां पर है, ये पूछा गया है। वियतनाम में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में या तिब्बत में। तो जो प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर है ये कंबोडिया में है। कहां पे? कंबोडिया में है प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न है बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारा एक जैसी है। तो हमने कहा बौद्ध धर्म या जैन धर्म या ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारा एक जैसी, ये पूछा गया है। तो जो कर्मवाद का सिद्धांत है, ये जो कर्मवाद का सिद्धांत है, जो हमने कहा कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये जो हमने कहा कर्मवाद का सिद्धांत है, ठीक है, कहते नहीं कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो ये कर्मवाद इसको कहते हैं। कर्म करने पर अधिक बल दिया जाता है, तो ये कर्मवाद का सिद्धांत हमने कहा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म करने का मतलब, कहने का मतलब होता है हिंदू धर्म। तीनों का हमने कहा एक ही सिद्धांत है, कर्मवाद का सिद्धांत। ओके, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये जो हमने कहा विजय स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। झांसी में, चित्तौड़ में, खजुराहो में या हमने कहा फतेहपुर सीकरी में। तो जो विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पर है, आपके चित्तौड़ में। चित्तौड़ में विजय स्तंभ कहाँ पे है, राजस्थान के चित्तौड़ में आपका विजय स्तंभ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना हमको। एक तरफ हमने कहा शासक का नाम दिया है, एक तरफ हमने कहा उसका क्षेत्र दिया गया है। तो जो आप देखेंगे चंदेल वंश, चंदेल शासकों ने कहां पर हमने कहा शासन किया, या चंदेल वंश के शासकों ने कहां शासन किया, तो ये बुंदेलखंड में। और कलचुरी वंश के शासकों ने कहां पर शासन किया, तो इनका क्षेत्र था कलचुरी वंश के शासकों का चेदी कहते थे। और गढ़वाल या राठौर जिसको कहते हैं, तो गढ़वाल या राठौर वंश के शासकों ने जहां पर शासन किया हुआ था आपका कन्नौज, ठीक है। और गहलोत, गहलोत जो हमने कहा शासकों ने शासन किया वो मेवाड़ था। आप जानते होंगे जो राजस्थानी लोग होते होंगे उनके नाम के आगे गहलोत लगा होता था, ठीक। अशोक गहलोत जो वहां के आप हमने कहा इस प्रकार से प्रधान वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री थे। तो गहलोत आप देखेंगे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, आपके राजस्थान में। तो गहलोत के शासकों ने कहां शासन किया, मेवाड़ में। गढ़वाल और राठौर कन्नौज में, कलचुरी चेदी में, चंदेल वंश के शासकों ने बुंदेलखंड में। ओके, चलिए अगला प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। जो हमने कहा भुवनेश्वर का मंदिर है लिंगराज मंदिर। तो भुवनेश्वर का हमने कहा जो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर है या पुरी जो मंदिर है ये किस शैली में बना है, तो ये किस शैली में बना है, नागर शैली में, ठीक है। देखिए हमारे उत्तर भारत में दो प्रमुख शैलियां हैं मंदिर निर्माण की, एक नागर शैली है, एक मथुरा कला शैली है, ठीक है। और दक्षिण भारत में दो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, एक आपकी बेसर शैली है, एक दरबेर शैली है, ठीक है। तो हमने कहा जो है ये दोनों शैलियां ये दक्षिण भारत की हैं, और हमने कहा नागर शैली और मथुरा कला शैली ये उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक था। तो हमने कहा जो पाल वंश का संस्थापक था वो कौन था, गोपाल था। पाल वंश की जिसने स्थापना की थी वो कौन था, गोपाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल की राजधानी का नाम क्या है। तो होयसल की राजधानी का नाम क्या है, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, कृष्णागिरी। तो होयसल की जो राजधानी है उसका क्या नाम है, देवगिरी की, वारंगल या द्वार समुद्र या हमने कहा कृष्णागिरी। तो होयसल की जो राजधानी थी वो आपका द्वार समुद्र था, ठीक है। होयसल की राजधानी कौन सी थी, द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया। तो हमने कहा राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, तो हमने कहा तैलक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया था। किसने, तैलक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया था, और इसने जो है राष्ट्रकूटों को हमने कहा उखाड़ फेंका या राष्ट्रकूटों का शासन जो है समाप्त कर दिया तैलक द्वितीय ने। ओके, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, पल्लव की राजभाषा थी। तो पल्लवों की जो राजभाषा थी कौन सी थी, पाली थी, संस्कृत थी, तमिल थी या आर्यन थी। तो पल्लवों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस राजभाषा का प्रयोग किया वो भाषा थी आपकी तमिल, ठीक है। पल्लवों ने तमिल भाषा का प्रयोग किया अपने शासन तंत्र में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीन मुखावली ब्रह्मा विष्णु महेश। हमने कहा तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको त्रिमूर्ति कहा जाता है, त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, किस गुफा में है ये।
त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की हमने कहा जो त्रिमूर्ति ये किस गुफा में, ये पूछा गया है। एलोरा में, कलवा गुफा में, एलिफेंटा में या अजंता में। तो हमने कहा ये जो त्रिमूर्ति मिलती है या त्रिमूर्ति हमने कहा जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति ये कहाँ पे है, ये आपकी एलिफेंटा गुफा में है। कहाँ पे? एलिफेंटा गुफा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफा आपकी महाराष्ट्र में, याद रखिएगा पूछा जाता है एलिफेंटा गुफा कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र राज्य में। चोल काल में सोने के सिक्के को कहा जाता था, तो हमने कहा जो चोल काल में सोने के सिक्के को कहा जाता था कुलांजु, काशु, रूपक या दीनार। तो चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? उसको कुलांजु कहते थे। क्या कहते थे? कुलांजु। ठीक है, चोलकालीन हमने कहा जो कॉइन्स होता था उसको क्या कहते थे? कुलांजु कहते थे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो हमने कहा जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी कौन सी थी? तुर्की, फारसी, उर्दू या अरबी। तो दिल्ली सल्तनत काल में हमने कहा जो वहां के हमने कहा राजभाषा के रूप में या दरबारी भाषा के रूप में प्रयोग की जाती थी वो कौन सी थी? वो थी फारसी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान हमने कहा किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की, नसरुद्दीन शाह की। तो रजिया जो सुल्तान थी हमने कहा ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। आप जानते हैं मात्र एक महिला मध्यकालीन भारत में मात्र एक महिला शासिका हुई है भारत के इतिहास में, वो कौन है मध्यकालीन भारत में? तो है रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मात्र एक महिला शासक बनी है, वो रजिया सुल्तान है। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो हमने कहा जो महमूद गजनवी था इसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी ने बहुत सारे आक्रमण किए भारत पर, लेकिन हमने कहा इसका जो अंतिम आक्रमण हुआ था किसके विरुद्ध हुआ था? ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो जो गुलामों का गुलाम कहा जाता है ये कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। अगला प्रश्न है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो लाख बख्श कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, या लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये हमने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो जो तबकाते नासरी के लेखक हैं वो कौन है? अलबरूनी, मिन्हाजुस सिराज, शेख जमालुद्दीन, जियाउद्दीन बर्नी। तो तबकाते नासरी के जो लेखक हैं वो कौन है? हमने कहा मिन्हाजुस सिराज। मिन्हाज उस सिराज जो है तबकाते नासरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो हमने कहा भारत में, हमने कहा भारत के इतिहास में जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली मध्यकालीन भारत में प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो शुरू किया गया ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है अमीर कोही एक कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसको कहते हैं अमीर कोही। क्या कहते हैं? अमीर ये कोही। ठीक है, तो अमीर ये कोही जो एक कृषि विभाग था मध्यकालीन भारत में, तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अमीर कोही हमने कहा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। कई बार आपसे पूछा जाता है अमीर कोही कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था, कृषि विभाग था, या स्वास्थ्य विभाग था? कैसा विभाग था? तो हमने कहा कृषि विभाग था अमीर कोही जो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप जानते हैं जौनपुर राज्य की स्थापना हमने कहा शहंशाह के द्वारा किया गया था, और इसका हमने कहा जो अंतिम शासक था वो कौन था? मुबारक शाह। कौन? मुबारक शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है
फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, तीर्थयात्रियों के लिए एक विश्राम घर, एक पुस्तकालय। तो जो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित हमने कहा दारुल सफा था, क्या था वो? ये एक अस्पताल था, एक खैराती अस्पताल। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि दारुल सफा किसने स्थापित किया था, तो आंसर होता फिरोज शाह तुगलक। या पूछा जाता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था, तो हमने कहा एक खैराती अस्पताल था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? हैदर अली, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, कुली कुतुब शाह। तो चार मीनार का जो निर्माण कराया गया है हैदर अली के द्वारा, या टीपू सुल्तान के द्वारा, या औरंगजेब के द्वारा, या कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो चार मीनार का जो निर्माण कराया गया है ये आपके कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया है चार मीनार का निर्माण। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, बहमनी राज्य की राजधानी थी, तो जो बहमनी राज्य की राजधानी थी वह कौन सी थी? बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर या मदुरै? तो बहमनी राज्य की राजधानी थी आपकी बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर या मदुरै? तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। आपके बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पिता कहा जाता था? तो विजयनगर के किस शासक को हमने कहा आंध्र पिता कहा जाता था? तो ये शासक था आपका कृष्णदेवराय। कौन शासक था जिसको आंध्र पिता कहा जाता था दक्षिण भारत में? तो हमने कहा विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय को हमने कहा आंध्र पिता कहा जाता था विजयनगर के साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा, किसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो किसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है ये पूछा गया है। शमसुद्दीन शाह को, जैनुल आबिदीन को, हैदर शाह को, या सिकंदर लोदी को? तो जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है ये जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। इसको कहा जाता है जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का शासक। ठीक है। अगला प्रश्न है, खानदेश राज्य का संस्थापक था? मलिक राजा फारूकी, जलालुद्दीन एहसान शाह, जूना खान, अलाउद्दीन हसन? तो जो खानदेश है ये आप जानते हैं, एक खानदेश आपका गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है खानदेश। और हमने कहा खानदेश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था आपका हमने कहा मलिक राजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी इसका संस्थापक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुता का, सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, धर्म के रूप में सिखत्व का, सिखों की एकता का? तो हमने कहा जो गुरु नानक का धर्म उपदेश है ये क्या है? ये मानव बंधुता का है। ठीक है। आप देखेंगे गुरु नानक का जो धर्म उपदेश है ये क्या किस पर जोर देता है? तो हमने कहा मानव बंधुता पर जोर देता है, कि आपस में हमने कहा मानव बंधुता को बनाए रखना ही जो है इनका प्रमुख उद्देश्य है गुरु नानक जी का। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ? तो सुमेलित करना हमने कहा जो हमारे चार प्रमुख पीठ हैं, जो हमारे चार प्रमुख पीठ हैं कहाँ कहाँ पर हैं? तो देखिए जो श्रृंगेरी पीठ है आपका ये कहाँ पे है आपका? ये है आपका मैसूर कर्नाटक में। और जो गोवर्धन पीठ है ये आपका पुरी उड़ीसा में है। और जो ज्योतिष पीठ है ये आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और जो शारदा पीठ है आपका ये द्वारका गुजरात में। ठीक है। तो चार प्रमुख हमारे जो पीठ स्थापित किए गए हैं जो शंकराचार्य ने किया था। पूछा आता है चार प्रमुख पीठों को किसने स्थापित किया था? तो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये हमने कहा सीधे सीधे सही सुमेल है सब। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? पुरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ कहाँ पे है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। और शारदा पीठ आपका द्वारका गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो हमने कहा जो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, हमने कहा वल्लभाचार्य। तो अद्वैतवाद जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादन करने वाले कौन है? ये शंकराचार्य हैं। कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद का मतलब होता है ठीक है कि जो कुछ भी हमने कहा अलग नहीं है, जो मतलब आत्मा जो है और हमने कहा शरीर जो है उसको अलग नहीं किया जाता अद्वैतवाद में, दोनों एक ही माना जाता है। ठीक है।
तो जो परमात्मा है, जो आत्मा है, दोनों एक ही बात है, ये कहने का मतलब है हमने कहा अद्वैतवाद में, और इसके प्रतिपादक हमने कहा शंकराचार्य हैं। ये हमने कहा आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं मानते। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में समानता है। तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या समानता है? बुद्ध का दर्शन क्या है, मीराबाई का दर्शन क्या है, जो दोनों में हमने कहा समानता दिखाई देता है। तो हमने कहा दोनों के द्वारा हमने कहा ये कहा गया है संसार दुखपूर्ण है। आप जानते हैं बौद्ध धर्म क्या कहता है कि संसार जो है दुखपूर्ण है। वही बात हमने कहा मीराबाई के द्वारा कहा जाता है कि संसार जो है दुखपूर्ण है। तो बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में एक समानता क्या है, संसार दुखपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती संप्रदाय को, सुहरावर्दी संप्रदाय को, फिरदौसी संप्रदाय को, या हमने कहा नक्शबंदी संप्रदाय को? तो हमने कहा जो किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है हमारे यहाँ, तो हमने कहा यह है आपका चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय को हमने कहा सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली है सूफी सिलसिलों में, जितने सारे सिलसिले आए सूफी सिलसिले में। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी संत को चिरागे देहलवी कहा जाता है? चिरागे देहलवी किसको कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चिरागे देहलवी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख नसरुद्दीन को। किसको कहते हैं? शेख नसरुद्दीन को चिरागे देहलवी कहा जाता है। ओके। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये जो आपका सोफिया कलाम है ये कैसा संगीत है? हमने कहा भक्ति संगीत है, जो ईश्वर की स्तुति में किया जाता है, ये सोफिया कलाम। और ये हम किसका है? ये कश्मीर के लोग करते हैं। हमने कहा ये जो संगीत है कहाँ का है? कश्मीर राज्य का है सोफिया कलाम, कश्मीर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहते हैं या हमने कहा भाग्यवान रोटियों, बख्तियार काकी का मतलब भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? शेख अब्दुल्लाह को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, सलीम चिश्ती को, या निजामुद्दीन औलिया को? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा जाता है हमने कहा भाग्यवान रोटियों वाला, या बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो हुमायूंनामा लिखा गया आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा किसने लिखा है? उनकी पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। ओके। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पलासी युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो हमने कहा मुगल राज्य की जो नींव पड़ी थी किस युद्ध के पश्चात पड़ी थी? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसी के साथ हमने कहा भारत में मुगल सत्ता का आगमन हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, और 1526 में ही हमने कहा मुगल साम्राज्य का हमने कहा उदय हुआ भारत के अंदर। दास्तान-ए अमीर हमजा नामक चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो जो दास्तान-ए अमीर हमजा नामक चित्र बनाया गया है, चित्रांकन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुस समद के द्वारा। ये चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? ये पूछा गया है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया। तो ये जो मोती मस्जिद आपकी है कहाँ पे है? ये आगरा में है। पूछा जाता है कई बार मोती मस्जिद कहाँ पे है? तो आगरा के किले में है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो शाहजहां ने किया है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? शाहजहां ने, हुमायूं ने, बाबर ने, या जहांगीर ने? तो किस शासक, मुगल शासक के द्वारा 2 बार शासन किया गया है? तो आपके हुमायूं के द्वारा 2 बार शासन किया गया है। एक बार हमने कहा हुमायूं जो है शेर शाह सूरी से परास्त होकर ये हमने कहा भारत से बाहर चला जाता है, ठीक है, लाहौर और काबुल की तरफ चला जाता है हुमायूं हार के शेर शाह सूरी से। लेकिन उसके बाद वह पुनः लौटता है और पुनः जो हमने कहा एक बार शासन करता है, इसलिए हुमायूं जो है 2 बार शासन करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को प्रदान किया? तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को प्रदान किया था? तो ये आपका
पुरंदर की संधि थी। कौन सी संधि थी? पुरंदर की संधि। तो आपसे पूछा जाता है पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो ये आपकी जो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगलों के, देखिए जो मुगलों का सेनापति था जय सिंह, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच ये पुरंदर की संधि हुई थी। इसको अभी याद रखिएगा। पूछा जाता है पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई, तो जो मुगल सेनापति जय सिंह था उससे, और हमने कहा शिवाजी से ये संधि हुई थी, जिससे हमने कहा मुगलों को जो है किला देना पड़ा था शिवाजी को। ओके, 1665 में पुरंदर की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है? हुमायूं नामा, तुझके बाबरी, तुझके जहांगीरी, शाहजहां नामा। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूं नामा, तो इसका सुमेल करना हमने कहा, तो ये होगा हुमायूं। ठीक है, मतलब किसकी जीवनी या किसकी जीवनी है ये पूछना है हमने कहा। हुमायूं नामा हुमायूं की है, तुझके बाबरी हमने कहा बाबर की है जीवनी, बाकी तुझके जहांगीरी ये जहांगीर की जीवनी है, और शाहजहां नामा हमने कहा ये किसके? मोहम्मद साले। सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा डी वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा डी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, हुमायूं नामा हुमायूं की, तुझके बाबरी बाबर की, तुझके जहांगीरी जहांगीर की। अगला प्रश्न हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में? तो जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ स्थित है, बहुत पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो जो हुमायूं का मकबरा है आपका दिल्ली में। कहाँ दफनाया गया हुमायूं को? दिल्ली में। तो इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगर जहांगीर का पूछा जाता है जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो जहांगीर का आपका लाहौर में है। कई बार पूछा जाता है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो उसका मकबरा आपका लाहौर में है, लेकिन हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो जो हमने कहा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया, ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली का पुराने किले का निर्माण कराया गया है शेरशाह सूरी द्वारा। पूछा जाता है पुराना किला कहाँ है, तो आंसर होता है दिल्ली में, और इस किले का निर्माण किसने कराया है? शेरशाह सूरी ने कराया है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में 1674 में। कब हुआ था? 1674 में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में। रायगढ़ किले के अंदर हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन किन के बीच हुई थी? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो देखिए पानीपत का जो है 3 युद्ध हुआ। मैंने बताया था आपका पानीपत का जो हमने कहा 3 युद्ध हुआ। पहला युद्ध हुआ था आपका 1526 में। ठीक, पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। दूसरा युद्ध पानीपत का हुआ 1556 में। ठीक है, और तीसरा युद्ध हुआ आपका 1761 में। 1761 में ये 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। ठीक है, तो हमने कहा जो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी ये कौन जीता था? तो अहमद शाह अब्दाली जीता था, जो अफगानी शासक था। अफगानी शासकों ने जीता था इस युद्ध को, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, शासक था उसका। अगला प्रश्न है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे वो कौन थे? समर्थ रामदास, शिवाजी भोसले, दादाजी कोंडदेव या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी का जो हमने कहा राजनीतिक गुरु था वो था दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव जो थे हमने कहा ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में
सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री को स्थापित किया गया था, ये पूछा गया है। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो है कालीकट में जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? कालीकट में। पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री को स्थापित किया गया था कालीकट में। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका वारेन हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई ये किस संधि के द्वारा हुई? तो ये हुई हमने कहा पेरिस की संधि के साथ। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हमने कहा किसके संधि के साथ हुई? पेरिस की संधि के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, वांडीवास कभी पूछा जाता है पेरिस की संधि कब हुई है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये पेरिस की संधि जो हुई है ये 1783 में हुई है। कब? 1783 में। ठीक है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हमने कहा ये आपका पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में, कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? तो हमने कहा 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था ये पूछा गया है। तो आयरकोट कर रहा था। कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकोट, वांडीवास के युद्ध में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए हल्दी घाटी, पानीपत, बक्सर, पलासी। तो आप देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, ये सारे युद्ध होते हैं। तो ये हल्दी घाटी कहाँ पे है, या पानीपत कहाँ पे है, बक्सर कहाँ पे है, पलासी कहाँ पे है, इसका सुमेल करना है हमें। तो देखिए जो हमने कहा आपका हल्दी घाटी है, ये कहाँ पे है? हल्दी घाटी आपका पड़ता है राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? राजस्थान में। और पानीपत कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका हरियाणा में। बक्सर कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में पड़ता है। और पलासी कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो सीधे सीधे सब सुमेल है। हल्दी घाटी का क्षेत्र राजस्थान में है, पानीपत का क्षेत्र हरियाणा में है, बक्सर का क्षेत्र बिहार में है, बाकी पलासी का क्षेत्र आपका बंगाल में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, इसका विस्मेल करना है। एलिफेंटा, एलिफेंटा क्या है? तो एलिफेंटा हमने कहा एक गुफा है। क्या है? एलिफेंटा गुफा है। सरवड़ बेलगोला, तो सरवड़ बेलगोला क्या है? एक मूर्ति है। इसको सरवड़ बेलगोला कहते हैं, सरवड़ बेल नहीं, सरवड़ बेलगोला कहा जाता है। ठीक है। इसको आप लिख लेंगे इसको सरवड़ बेलगोला, सरवड़ बेलगोला। ठीक। तो ये जो सरवड़ बेलगोला हमने कहा एक प्रकार का मूर्ति है। सांची या स्तूप से इसका सुमेल करना है। खजुराहो हमने कहा ये मंदिर। ठीक है। खजुराहो का सुमेल करना है मंदिर में। खजुराहो में मंदिर है, सांची में हमने कहा स्तूप है, एलिफेंटा हमने कहा एक गुफा है, और सरवड़ बेलगोला हमने कहा एक मूर्ति है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किस गुरु के द्वारा हमने कहा, जो हमने कहा 10 गुरु हुए सिख धर्म में, तो किस गुरु के द्वारा हमने कहा गुरु नानक की जीवनी लिखी गई, ये पूछा गया है। तो गुरु अर्जुन देव ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसने लिखी थी गुरु नानक की जीवनी? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। बहुत पूछा था ये प्रश्न, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया? तो जो द्वैध शासन की नीति थी इसको किसने समाप्त किया, इसको किसने खत्म किया, ये पूछा गया है। तो द्वैध शासन की नीति को समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत हमने कहा कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर, त्रावणकोर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा, मैसूर, सतारा और भावनगर। तो हमने कहा झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, नागपुर, सतारा
हमने कहा हड़प नीति के अंतर्गत इन जो है भारतीय राज्यों को कब्जों में किया गया था। अगला प्रश्न है, किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? किन्हें किंग मेकर कहा जाता है? मीर जुमला को, जुल्फिकार खान को, सैयद बंधुओं को, चिंगिस खान को। तो देखिए, जो हमने कहा मध्यकालीन भारत इतिहास में, या हमने कहा उत्तर मध्यकालीन भारत इतिहास में जो किंग मेकर की भूमिका में आते हैं उनको सैयद बंधु कहा जाता है। सैयद बंधुओं के द्वारा ही ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद शासन नहीं किया। सैयद बंधुओं ने ये जो शासन कर रहे थे, तो ये किसी को उतार के सत्ता पर बैठा देते थे, जिसको चाहते थे उसी को उतार कर हमने कहा सत्ता पे बैठा देते थे। अब इनकी मर्जी चलती रही जब तक कि हमने कहा सैयद बंधुओं का प्रभाव था। किसी को ये राजा बना देते थे, किसी को वहां से उतार देते थे सत्ता से, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है किंग मेकर। किंग मेकर की भूमिका में कौन थे? सैयद बंधु थे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये हमने कहा जो ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी अली वर्दी खान के शासनकाल में, या मीर जाफर के काल में, या हमने कहा सिराजुद्दौला के काल में, या मीर कासिम के काल में। तो जो ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी ये सिराजुद्दौला के काल में घटित हुई थी। ब्लैक होल की दुर्घटना 1756 में, ठीक है। तो ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी सिराजुद्दौला के काल में 1756 में, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जाता है 1756 में ब्लैक होल की घटना घटित हुई। ब्लैक होल की घटना क्या थी? हमने कहा एक बंद कमरे में हमने कहा बहुत सारे अंग्रेजों को जो बंद कर दिया गया था, और हमने कहा छोटे से कमरे में बहुत सारे लोगों को बंद किए जाने के कारण हमने कहा सफोकेशन से, ठीक है, या हमने कहा उनकी सांस फूलने से बहुत सारे लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो सिराजुद्दौला काल में, हमने बता दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780-84 में हुआ था। 1780 से 84 तक हमने कहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, या लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस समय जो गवर्नर जनरल था वो आपका वारेन हेस्टिंग था जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो सैनिक संगठन खालसा दल की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? खालसा दल की स्थापना बहुत पूछा था। खालसा दल का जो स्थापना किया गया किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह हैं इन्होंने अपनी राजधानी अमृतसर को बनाया था। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? अमृतसर को बनाया था, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? जो हमने कहा सर थॉमस रो ने भू राजस्व बंदोबस्त लाया था, ये कौन सा लाया था? तो देखिए ये इनका संबंध हमने कहा रैयतवाड़ी व्यवस्था से है, ठीक है। पूछा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो जो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने कहा ये 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है थॉमस मुनरो। 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी बंदोबस्त, तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कॉर्नवालिस, और कब? 1793 में, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता कॉर्नवालिस, कब लागू किया गया? 1793 में लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो, कब लागू किया? 1820 में लागू किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल जब हमने कहा ब्रिटिश हुकूमत यहाँ चल रही थी उस समय एक क्षेत्र हमने कहा अफीम उत्पादन के लिए जाना बहुत प्रसिद्ध था। वो कौन सा था? वो था आपका बिहार। बिहार में हमने कहा उस समय अफीम का उत्पादन होता था।
ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादित किया। तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो हमने कहा आर्थिक दोहन का विचार दिया गया था, आर्थिक दोहन की थ्योरी दी गई थी, किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आर्थिक दोहन का सिद्धांत का मतलब हमने कहा, इन्होंने कहा जो है हमारा जो सारा धन है वो जो है अंग्रेज लूट ले जा रहे हैं, आर्थिक दोहन कर रहे हैं हमारा सभी प्रकार से। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो भारत में सर्वप्रथम हमने कहा जो रेलवे लाइन बिछवाई गई थी, ये किसके द्वारा बिछवाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हमारे यहाँ रेलवे लाइन किसने बिछवाया? लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया। अगला है, कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता किसने किया था? तो जो कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये पूछा गया है। तो इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किसके समय में हुआ? तो जो विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि कोई एक, हमने कहा एक जगह सत्ता जो है केंद्रीकृत ना हो, सत्ता का विभाजन हो, हमने कहा निचले स्तर तक सत्ता का विस्तार हो, उसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो हमने कहा विकेंद्रीकरण का प्रारंभ, जो विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डिफन के द्वारा। ठीक है, या पूछा था स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड डिफन है स्थानीय स्वशासन का जनक, उसी को विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो जो महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं वो आपके कहलाते हैं महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र के सुकरात कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो जो आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, वो आपके राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के जनक। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? जो ब्रह्म समाज का हमने का प्रारंभिक नाम था वो क्या था? आत्मीय सभा, धर्म सभा, या हमने कहा ब्रह्म सभा। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में। तो हमने कहा ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था क्या था? वो था आपका आत्मीय सभा, धर्म सभा, ब्रह्म सभा, या ये भी दोनों? तो ये भी दोनों था। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? डी। आत्मीय सभा भी कहा जाता था या इसको धर्म सभा भी कहा जाता था प्रारंभ में ब्रह्म समाज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अहमदिया आंदोलन के हमने कहा जो नेता थे वो कौन थे, ये पूछा गया है। तो अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है। हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, स्वामी श्रद्धानंद, या हमने कहा शिव नारायण अग्निहोत्री। तो जो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं वो कौन है? वो है आपके, हमने कहा शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर? तो ये जो नारा था मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, ये नारा था श्री नारायण गुरु का। किसका था? श्री नारायण गुरु का। ओके, अगला क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन चलाया गया। तो जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था ये किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन तो ये चलाया गया था आपके ब्रह्म समाज के, सॉरी आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के संस्थापक थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। तो जो हमने कहा शुद्धि आंदोलन चलाया गया वो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन। अगला है सुमेल करना है, मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो देखिए जो मोपला विद्रोह का संबंध है
ये किससे है? मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका केरल में, मोपला विद्रोह। और पावना विद्रोह जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका बंगाल में। और जो एका विद्रोह हुआ था ये हुआ था आपका अवध क्षेत्र में, एका विद्रोह। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये आपका बिहार में हुआ था। हमने कहा जो जब 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ उस दौरान ये सारे विद्रोह हुए थे। तो कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो ये हमने कहा इस प्रकार से इसका सुमेल होगा। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी लेखक कौन है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक हमने कहा उसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं हमारे जो है ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। कौन है? ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो जो पागलपंथी विद्रोह किया गया ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमने कहा गारों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गारो जनजातियों के द्वारा पागलपंथी विद्रोह 1813 में किया गया था। कब? 1813 में, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह किया गया था गारो जनजातियों के द्वारा। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई? तो जो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित हुई कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी हमने कहा लखनऊ के अंदर। अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले लखनऊ में आयोजित हुई, ठीक है। ठीक है, तो हमने कहा ये सारे प्रश्न थे आपके भारतीय इतिहास के, जिसमें मैंने जो है सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। जितने चैप्टर होते हैं हमने कहा सभी को कवर किया हो उसके अंतर्गत, चाहे आपका मध्यकालीन भारत का हो, चाहे हमने कहा प्राचीन भारत का हो, या आपके आधुनिक भारत का, ठीक है। हमने कहा जो यहाँ से 1857 क्रांति, हमने कहा कुछ आपके प्रश्न इस तरह से छूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको मैं जो है भारतीय इतिहास का निचोड़ 2.0 के अंतर्गत उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो हमने कहा ये आपका मास्टर वीडियो है भारतीय इतिहास का, और आप इसको जो है अगर अच्छे से खूब पूरा वीडियो जो है देख लेते हैं, पूरा वीडियो कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा एक आपका जो भारतीय इतिहास का जो आपको भारतीय इतिहास से डर लगता है वो आपका डर खत्म हो जाएगा। आपका बेसिक तो यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।